दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था थोलपावाकूथु निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक मंदिर कला है। ऑप्शंस थे ए केरल, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी उड़ीसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए केरल। दरअसल थोलपावाकूथु केरल में एक पारंपरिक मंदिर कला है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये कला मुख्य रूप से पलक्कड़ जिले के शोरानूर क्षेत्र के पुलावर परिवारों तक ही सीमित है। थोलपावाकूथु या छाया कठपुतली रंगमंच पर द्रविड़ और आर्य संस्कृतियों दोनों का प्रभाव है। इसका प्रदर्शन आमतौर पर भगवती मंदिरों में देवी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला प्रश्न है, बेल्जियम निम्नलिखित में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है। 1 फ्रांस, 2 इटली, 3 स्विट्जरलैंड और 4 जर्मनी। दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ऑप्शन है ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। बेल्जियम मंकी पॉक्स वायरस से प्रभावित रोगियों के लिए 21 दिवसीय क्वारंटाइन बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। गौरतलब है कि मंकी पॉक्स चेचक के रूप में एक बीमारी है। इसके लक्षणों में दाने, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सिरदर्द वगैरह शामिल हैं। बेल्जियम उत्तर में नीदरलैंड, पूर्व में जर्मनी, दक्षिण पूर्व में लग्जमबर्ग और दक्षिण में फ्रांस से घिरा हुआ है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, मोहोरोविसिक या मोहो असंबद्धता किसके बीच की सीमा है। 1 ऊपरी और निचला क्रस्ट, बी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, सी मेंटल और कोर या फिर डी बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दरअसल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नेतृत्व में नए शोध में पृथ्वी की कोर की सीमा परत पर एक रॉक पॉकेट मिली है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 वृहत मंडलों क्रस्ट, मेंटल तथा कोर में विभाजित किया जाता है। भूपर्पटी अथवा क्रस्ट की मोटाई लगभग 8 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस परत की निचली सीमा को मोहोरोविसिक असंबद्धता या मोहो असंबद्धता कहा जाता है। इस प्रकार क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच की सीमा मोहो असंबद्धता कहलाती है, इसलिए विकल्प बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खबरों में चर्चित त्रिमेरेसुरस माया क्या है। 1 पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली मेंढक की प्रजाति, बी मेघालय में मिली जहरीले सांप की प्रजाति, सी उड़ीसा में पाए जाने वाले फर्न की प्रजाति या फिर डी कवक की नई प्रजाति। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। दरअसल हाल ही में मेघालय और मिजोरम में सांप की नई प्रजाति की खोज की गई है। इसे एक सेना अधिकारी की मां के नाम पर माया पिटवाई पर नाम दिया गया है। यह सेना अधिकारी इस पर किए गए एक अध्ययन के 7 लेखकों में से एक थे। ये अध्ययन PLOS 1 जर्नल के हाल के संस्करण में प्रकाशित हुआ था। पिटवाइपर को त्रिमेरेसुरस माया के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लुकआउट सर्कुलर यानी LOC जारी कर सकते हैं। 1 प्रवर्तन निदेशालय, 2 राजस्व खुफिया निदेशालय या फिर 3 राज्य पुलिस। तो यहाँ कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। दरअसल हाल ही में आयकर विभाग ने कर चोरी के आरोप में एक प्राइवेट कंपनी के निदेशकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। लुकआउट सर्कुलर एक नोटिस होता है जिसे पुलिस, जांच एजेंसी और बैंक द्वारा किसी भी व्यक्ति को देश छोड़ने या प्रवेश करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI, प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व खुफिया निदेशालय, आयकर विभाग, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों को LOC जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे जारी करने वाले अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या उप सचिव के पद से नीचे नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस यानी RSV के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 अत्यधिक संक्रामक प्रकृति इसकी एक विशेषता है। 2 ये एक DNA वायरस है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी
ना तो 1 और ना ही 2। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। दरअसल हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस यानी RSV के कारण होने वाला निचला श्वसन संक्रमण 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अधिक पाया जाता है। रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस एक सामान्य श्वसन वायरस है। अत्यधिक संक्रामक प्रकृति इसकी एक विशेषता है, अर्थात इसमें लोगों को संक्रमित करने की उच्च क्षमता होती है, इसलिए कथन 1 सही है। ये आमतौर पर 2 से 6 साल से कम उम्र के बच्चों को संक्रमित करता है। ये एक RNA वायरस है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्न में से किनका प्रकाशन किया गया था? 1. एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार। 2. यीशु के उपदेश, शांति और खुशी के लिए मार्गदर्शक। 3. गौड़ीय व्याकरण। या फिर 4. मिरातुल अखबार। कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शंस हैं A केवल 1 और 4, B केवल 1, 2 और 4, C केवल 1, 3 और 4 या फिर D 1, 2, 3 और 4। तो सही जवाब है ऑप्शन D। हाल ही में राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत हो गई है। 19वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली सामाजिक और धार्मिक सुधारकों में से एक राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। इनकी पहली कृति तोहफतुल मुवाहिदीन यानी देवताओं के लिए एक उपहार 1803 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने एकेश्वरवादियों को उपहार 1809, यीशु के उपदेश, शांति और खुशी के लिए मार्गदर्शक 1820, गौड़ीय व्याकरण 1833 और फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार आदि का प्रकाशन किया, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति किसके तहत कार्य करती है? 1. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। B. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। C. गृह मंत्रालय या फिर D. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A। दरअसल पौधे के जीनोम को संशोधित करने के लिए जीन संपादन तकनीक का उपयोग करने वाले शोधकर्ताओं को जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति यानी GEAC से अनुमोदन प्राप्त करने से छूट दी गई है। GEAC पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, इसलिए विकल्प ए सही है। ये समिति प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक इंजीनियरिंग से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए भी जिम्मेदार है। अगला प्रश्न। फाइटो रेमेडिएशन शब्द का अर्थ है A. मिट्टी में दूषित पदार्थों को कम करने के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग। B. दूषित मिट्टी और भूजल को साफ करने के लिए पौधों का उपयोग। C. मिट्टी से दूषित पदार्थों को कम करने के लिए रसायनों का प्रयोग या फिर D. इनमें से कोई भी नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन B। दरअसल एक अध्ययन के मुताबिक औद्योगिकरण के कारण भारत की मिट्टी में भारी धातु प्रदूषण तेजी से उभर रहा है। विषाक्त भारी धातुओं को जब खाद्य फसलों और अन्य पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है तब ये हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए फाइटो रेमेडिएशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक उपचारात्मक विधि है जो मिट्टी से जहरीली भारी धातुओं को निकालने के लिए पौधों, सूक्ष्म शैवाल और समुद्री शैवाल जैसे जीवित जीवों का उपयोग करती है, इसलिए विकल्प बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव यानी IHCI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये कार्यक्रम वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। कथन 2, इसके भागीदारों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR, राज्य सरकारें और WHO भारत शामिल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। तो ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों या फिर D ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन C। दरअसल हाल ही में इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव यानी IHCI का 100 से अधिक जिलों में विस्तार किया गया है। वर्ष 2018 में ये पहल 26 जिलों में शुरू की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। ये एक बहुभागीदार पहल है जिसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, WHO भारत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारें शामिल हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। गौरतलब है कि भारत में 200 मिलियन से ज्यादा लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। अगला प्रश्न।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऑब्स्टेट्रिक फिस्ट्यूला बच्चे के जन्म की चोटों से संबंधित है। 2. इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। तो ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑब्स्टेट्रिक फिस्ट्यूला यानी प्रसूति नाल व्रण सबसे गंभीर और दुखद प्रसव चोटों में से एक है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे सही चिकित्सा सहायता से रोका जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन और प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट जैसी पहलें प्रजनन स्वास्थ्य सहित महिलाओं के अधिकारों के लड़ने के लिए उन्मुख हैं। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं तरफ जल विद्युत परियोजनाएं हैं और दाईं तरफ नदियां दी गई हुई हैं। तो ऑप्शन है 1 टिहरी बांध, भागीरथी नदी, 2 तपोवन विष्णुगढ़, अलकनंदा नदी, 3 विष्णुगढ़ पीपलकोटी, धौली गंगा नदी। आपको बताना है कि इन युग्मों में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित हैं। तो ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, या फिर डी केवल 1 और 3। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।